नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और आज के हमारे खास मेहमान हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी रमेश अरोड़ा जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आज भी करीब 11 फैमिलीज पलायन करके आई हैं और आप पार्लियामेंट में बड़े दावे करते हैं कि 370 में संशोधन और 35 से हटने के बाद स्थितियां सामान्य और नियंत्रण में आती जा रही हैं। विनोद जी, मुझे लगता है कि एक संघर्ष है जो लगातार चल रहा है और अभी इसको कल्मिनेट होते आगे होते सेटल होते कुछ टाइम तो और लगने वाला है। जी। इसमें कोई शक नहीं है। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज विशेष तौर पे मैं शुरुआत में एक बात केंद्र सरकार से जुड़ी हुई और भारत की अखंडता को लेकर जुड़ी हुई आज एक शुभ दिन है कि आज के दिन ही कश्मीर के एयरपोर्ट पर सेना के जहाज उतरे थे और फिर कवालियों से उनको सामना करते हुए बाकियों के मुकाबला करते हुए जी। उसे अपने देश की रक्षा की थी। ये आज का महत्वपूर्ण शौर्य दिवस के नाते आज दिन मनाया जा रहा है। शौर्य जो है वो किसी एक समय का मोहताज नहीं रहता, वो हर समय उसको कांस्टेंट प्रोसेस है। जिस भगवान राम के लिए हम कहते हैं कि राम काल की स्थापना करनी है, उस समय भी तो भगवान राम को बचपन से तीर कमान लेकर जंगलों में जाना पड़ा, ताड़कावध करना पड़ा, बाकियों को मारना पड़ा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस की लड़ाई हमेशा चलती रही है, चलती रहेगी, जब तक संसार है चलती रहेगी। जी। ये बात है कि राजनीति के अंदर आके उसको राजनीति का रूप मिल जाता है, राजनीति का जिम्मेवारी बनती है और उसको रोकना भी पड़ता है। लेकिन ये संघर्ष है, विचारों का संघर्ष है। एक तरफ तो वो शक्तियां हैं जो बाई फोर्स डेमोक्रेसी को नहीं मानते और बाई फोर्स पावर को कैप्चर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोकतंत्र की शक्ति है। मुझे लगता है ये संघर्ष चलने वाला है और इस संघर्ष को हमें रिकॉग्नाइज करने में कर रहा हूँ, कोई कहना नहीं का एक नियम है। व्यक्ति के अंदर भी संघर्ष चलता है, बाहर भी चलता है। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली लेकिन आप सच्चाई सच्चाई पार्लियामेंट में क्यों दावे करते हैं फिर इस तरह के? देखिए सामान्य हो गए, इतने कम देख इंसिडेंट हो गए, देखिए हम कंट्रोल में है, हाँ, मिलिटेंसी कंट्रोल में खत्म हो गई। डेफिनेटली जी। कंट्रोल में हुई है, कंट्रोल में हुई है। आप रेशो सारे निकाल के देख लें, जितने भी मिलिटेंट मारे गए उनकी उनका नंबर आउट नंबर है, उनका काफ़ी लोगों को एलिमिनेट किया गया है। और जो सिविलियन और जो फोर्सेस के लोग जख्मी हुए जहाँ शहीद हुए, उनका नंबर बहुत कम हुआ है। मुझे लगता है कि इस सारे के बाद भी अभी हम ये कहेंगे कि बिल्कुल एलिमिनेट हो चुके हैं, अब वो दोबारा क्रॉप अप नहीं होंगे, दोबारा शुरू नहीं होंगे, तो ये स्टेज नहीं मैं क्लेम करता, ना ऐसी स्टेज है। जी। लेकिन ये ज़रूर है कि बिल्कुल 100% जो पत्थर के चलना रुका, जो इस आवाज़ को तीन तीन चीफ मिनिस्टर को रोकने के लिए उन्होंने जो मोनोपोली बना रखी थी, जी। तीन तीन परिवारों ने, उन तीन तीनों को जेल का रास्ता दिखाना पड़ा। और आज पैसा ग्राउंड पे के ऊपर लग रहा है, ये बातें भी सच्चाई हैं, डेवलपमेंट भी सच्चाई है, ये सारी बातें जो है कुल मिला के। लेकिन एक बात तो विनोद जी बड़ा बड़ा स्पष्ट है, ये संघर्ष अभी चलने वाला है। जब तक 100% तब तक चलेगा जब तक हम भी उनको चुन चुन कर एलिमिनेट नहीं कर देंगे। और जब तक उनका माइंड सेट रेडिकलाइज हो चुका जी। जो किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह शामिल है, उस रेडिकलाइजेशन को भी ठीक करना पड़ेगा, तब जाके ये हालात का रमेश जी, आप ये देखिए ना, 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं टनल के उस पार, उनकी तादाद कम हुई है। आप रिजर्व कैटेगरी के मुलाजिम लगा लीजिए, पीएम पैकेज के मुलाजिम लगा लीजिए, वो सारे के सारे वापस आ गए और अब फ्रेश प्लान। मेरा कहना है विनोद जी, ये जी। तो बात आप ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि इसमें कोई फैक्ट्स आप गलत कह रहे हैं। जी। लेकिन विनोद जी बड़ा एक बात स्पष्ट है, यूनिटी के लिए, देश के लिए हमेशा कह रहा है कि कुर्बानी देकर ही इतिहास लिखा जाता है। अगर आज ही मैं छोटी सी बात कहूँगा, आप पलायन बात कर रहे हैं तो कश्मीरी समाज में उसमें मुख्यतः आप कहेंगे क्योंकि माइग्रेंट का जो पैकेज है, जो पीएम पैकेज है, उन्हीं के जी। लिए बेसिकली मुझे ज़्यादातर प्रेफरेंस मिला था कि कश्मीर में आप जाइए, जी। अगर आप वहाँ रहना चाहते हैं तो इस कंडीशन पर तो आप लोगों को वहाँ पे सर्विसेज दी जा रही हैं। 6,000 के करीब पोस्टें भी क्रिएट की गई।
मुझे कहना है उन सारे भाइयों से जो माइग्रेट करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने किया है, मेरा ये कहना है कि देश का इतिहास, राष्ट्र का इतिहास हमेशा कुर्बानियों से, बलिदानों से लिखा जाता है, वो पलायनवाद से नहीं लिखा जाता। जी डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, हम लोगों ने सतीश भंडारी, रुचर स्वामी राज काठल, अनेक नाम मैं गिना सकता हूँ, टिप्स महेंद्र, अनेक नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने शहादत दी लेकिन पलायन नहीं किया। मुझे लगता है कि पलायन का टेम्परामेंट, इसको भी रोकने की जरूरत है और उस टेम्परामेंट के साथ संघर्ष करने की जरूरत है। कारण यह है कि कोई भी देश, अगर देश आज़ाद हुआ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी पर चढ़ते हैं तो रंग दे बसंती चोला के बोलते हुए जा रहे हैं। भाई क्या उन्होंने उनको जीवन प्यारा नहीं था क्या? उनको भी जिंदगी जितनी मुझे, जब विनोद जी को प्यारी है या बाकी साथियों को प्यारा, उनको भी उतनी प्यारी थी, लेकिन उनकी प्रायोरिटी बदल गई। उनको लगा कि नहीं, इस देश के लिए, समाज के लिए, के राष्ट्र के लिए, इसको आज़ाद करवाने के लिए, इसको एक रखने के लिए हमारे बलिदान होगा। तो ये कारण है कि देश के इतिहास जो है वो एटम बम या तीरों तलवार नहीं लिखते, वो कुर्बानियों से देश का इतिहास लिखा जाता है, किसी राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। मुझे लगता है कि ये मानसिकता अपने समाज में भी जागृत करने की जरूरत है और जो पलायनवाद के लिए सोचते हैं उनको भी इस बात के ऊपर रीथिंक करने की जरूरत है, क्योंकि ये संघर्ष व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये पारिवारिक संघर्ष नहीं है। जिस समय भी इन कलेक्टिव हम कहेंगे कि पूरा देश समाज की बात करेंगे तो हमेशा कुर्बानी की तरह से लिखा जाता है। भाजपा की नीतियों से ऐसा लगता है कि कहीं ने एडवांस पकड़ रखा हो कश्मीर में अल्पसंख्यकों को मरवाने का। जैसे कश्मीर फाइल चलती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी ने ही उस फिल्म को बनाया है, बीजेपी ही प्रोड्यूसर है, बीजेपी ही डायरेक्टर है। उसके बाद माना सरकार इनिशिएटिव ले रही है कि जो इंक्रोच की गई लैंड है हिंदुओं की, वो वापस दिलाए। उसके सीधे पड़ने की क्या ज़रूरत थी? जब इस तरह के आप बयानबाज देते हैं तो कहीं ना वो ताकतें इंस्टिगेट होती हैं जो नहीं चाहती कि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहें। मैं विनोद जी, इंस्टिगेट कर लफज तो नहीं मैं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि इंस्टिगेट रादर उनको एक्सपोज हो रहे हैं और वो ताकतें खुल के बाहर आ रही है। बड़ी देर से वो एक्टिव थी, वो आज की एक्टिव नहीं थी, 1947 के बाद लगातार एक्टिव रही, 1947 में भी एक्टिव रही, जिसके कारण कश्मीर की ये सिचुएशन पहुंची। 1953 के अंदर शेख अब्दुल्ला को जो अरेस्ट करना पड़ा और जिसको लिबर्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुल के दे रखा है और अल्टीमेटली उनको ही जेल के अंदर डालना पड़ा। मेरा ये मानना है कि ऐसी ताकतों को कोई, हम लोगों ने लिबर्टी की बात नहीं है या नेक्सस की बात नहीं है या कोई इंस्टिगेशन की बात की है, ऐसी ताकतें इस जम्मू कश्मीर में रही हैं और इसकी पैटर्नेशन बाहर की कंट्रियों से रही है। हमने उन पैटर्नेशन को कल्मिनेट करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया कि भाई अब बहुत हो चुका, हमने आपको मोबिलाइज करके भी देख लिया, आउट ऑफ वे पैसे यहाँ खर्च होते थे। मुझे एक ब्यूरोक्रेट की, अब नाम नहीं लूंगा यार, वो एक सैंक्शन करते समय उसकी आंखों में पैसा सैंक्शन कर रहा था जम्मू कश्मीर के लिए प्रायर टू दिस, ये 370 का, उसकी आंखों में आंसू थे, ईमानदार था। उसे लगने लगा कि यार ये मुझे मालूम है कि ये पैसा मैं सैंक्शन कर रहा हूँ, ये ग्राउंड के ऊपर तो बहुत कम जाएगा, कुछ लोगों की जेब में ज़्यादा जाने वाला है। तो हालात को इतनी लिबर्टी देके भी देख लिया जी, इसलिए हम अब लगा कि भाई बहुत हो गया, लिबर्टी के एक्सटेंड हो गया, अब इनको ठीक ढंग से टैकल करना चाहिए, जैसे बाकी सारा देश है, इस ढंग से इनको आगे लेके साथ लेके चलना चाहिए। और आप विनोद जी, मैं कहूँगा कि आप पुराने हिस्ट्री निकालें, लैंड टू टिल एक्ट जब शेख अब्दुल्ला ने बनाया, उसकी नीयत क्या थी कि कश्मीर के लोगों से उनके लिए ज़मीन खरीद ली जाए, उनसे हाथों से निकाल ली जाए। लैंड टू टिल एक्ट उन्होंने बना के उसको उन्होंने जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसको और पैटर्नाइज किया। खाली वो नहीं, फिर जब ऑर्चर्ड वर्ड इस्तेमाल करके, जी ऑर्चर्ड वर्ड, तो इसमें जब एग्रीरियन रिफॉर्म एक्ट 1971 में बना तो तब और ज्यादा फिर जम्मू को भी इन्वॉल्व करते हुए उनके हाथों से भी जमीन लेने की कोशिश की गई। मेरा ये कहना है कि एक प्लान ढंग से, मुझे याद है 79 की घटना याद है, हम लोग शेख अब्दुल्ला को मिलने के लिए गए थे, तो शेख अब्दुल्ला की स्टूडेंट एजुटेशन थी, तो आयुर्वेदिक कॉलेज उन्होंने बंद किया। तो हमने कहा कि आपने क्यों बंद किया? उनका लॉजिक ये था
कि भाई आपको यूनानी कॉलेज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दिया कश्मीर में, तो हमने कहा, मुझे अपने शब्द याद है, मैंने कहा वहां तो स्पाइंग केस पकड़े गए थे, वहां तो नक्शे पकड़े गए थे, जी, यहाँ कौन इसलिए सा नक्शा बंद पकड़ा किया। गया था? जी। तो कहने लगा नहीं ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मेरा काम है इसको प्रोटेक्ट करना। हमने कहा कि करिए ना प्रोटेक्ट, किसने कहा है? हम माइनॉरिटी में कौन कन्वर्ट कर रहा है? सिंपल ये बात है, रमेश जी, इनजस्टिस मत उस करिए। परिवार के साथ आपने सरकार भी बनाई, बिल्कुल केंद्र में उनका सहयोग रहा। और बिल्कुल बिल्कुल जी। 100% विनोद जी, ये तो फैक्ट्स हैं। यूनाइटेड नेशन में फारूक अब्दुल्ला को सामने किया गया, बिल्कुल भारत का आईना बताया गया। बिल्कुल ये करने का प्रयास हुआ, क्योंकि जी। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये एफर्ट से जी। कोशिश थी, वो लाने की पूरी कोशिश हुई, और उनका जहां पे देश के हित में इस्तेमाल हो सकता था, मैं इस्तेमाल लफ्ज कह रहा हूँ, इस्तेमाल करने की कोशिश भी हुई, और कोशिश भी की गई कि वो मेन स्ट्रीम में ठीक ढंग से चलें। जब सारी कोशिश, सारी लिबर्टी फेल हो गई, फिर अल्टीमेटली जेल का रास्ता उनको दिखाना पड़ा, उनके फादर की तरह उनके दिमाग में ये बैठाना पड़ा कि अगर ये सारी लिबर्टी भी आपको रास नहीं आ रही, तो फिर लिबर्टी आपकी कर्टेल होती है और आपको जेल का रास्ता दिखाया जाता है, और इसलिए जरूरत पड़ने पर वो भी दिखाया जाएगा। अगर और सख्ती करनी पड़ेगी तो और भी की जाएगी, लेकिन किसी ढंग से भी जिसे कहा जाए इंस्टिगेट करना है, ये अच्छी बात है ना, कम से कम खुल के वो सामने तो आ गए। जो ब्लैक शीप से हमेशा छुप के चलते थे, आज सरकारी मुलाजम विनोद जी हटाए गए हैं, कुछ और एक्सरसाइज चल रही है, पुलिस वालों से कुछ जो लगे थे, जिनके लगता है कि नॉन परफॉर्मेंस ही नहीं, मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्वमेंट है, उनको हटाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें आगे और तेजी से की जाएगी और सख्ती से की जाएंगी, ताकि एक ये मैसेज देना जरूरी है कि नहीं, लिबर्टी दे के बहुत देख लिया, अब सख्ती से डील होगा। रमेश जी, आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर को कब तक राजनीतिक प्रयोगशाला बना के रखेंगे और उससे किए हुए एक्सपेरिमेंट चुनावों में इस्तेमाल करेंगे? अब बता दीजिए कब तक करेंगे। मुझे लगता है कि विनोद जी, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक प्रयोगशाला तो बहुत सारे समय से कुछ लोगों ने बना के रखा था। हम उस राजनीतिक प्रयोगशाला के सारे बैरियर जो थे वो तोड़ के, गोपकार का सारा सिस्टम तोड़ के, देखिए एक हिस्टोरिकल फैक्ट समझिए, शेख अब्दुल्ला और नेहरू के ने उस समय यूएनओ के अंदर चार्ट भेज दिया कि ये मसला यूएनओ डिसाइड करेगा। पहले डिसाइड की बात कहेगी, यूएनओ कुछ उस समय कर नहीं सका। अब यूएनओ का यहाँ तक ये तो ठीक है कि हमारी तो ये डिमांड है कि यूएनओ का ऑफिस अभी तक गुप्तकार के अंदर है, वहां से भी हटना चाहिए, क्योंकि यूएनओ का अब कोई रोल नहीं है। ये 1994 आप एक तरफ, रमेश जी, एक तरफ आप कहते हैं कि आपके फॉरेन पॉलिसी से भारत का कद बढ़ा, तो एक यूनाइटेड नेशन का ऑफिस नहीं हटा सकते वहां पे? मेरा ये कहना है, इसलिए उसका मैसेज अब क्लियर हो चुका है जी। 1994 जिस समय पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उसमें ये क्लियर जब मैसेज आ गया कि अब डिस्प्यूट सिर्फ इतना ही है कि पीओ को वापस लेना है, तो मुझे लगता है इंटेंशन क्या है पाकिस्तान में भी एक डिस्कशन में उनका का डिस्कशन क्या है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, कि पाकिस्तान चाहता है कि मैं कश्मीर ले लूं और ये भारत के साथ जो है ये भी ले लूं। भारत क्या चाहता है कि भारत अपने कश्मीर को वापस लेना चाहता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर कहता है, हम पीओके कहते हैं, ऑक्युपाइड। और हमारा ये मानना है कि अब सिचुएशन ये पहुंची है कि भाई ये अननेसेसरी जो पॉलिटिक्स जो चलता था, देखिए हमने 370 तोड़ने के बाद जो अननेसेसरी पॉलिटिक्स चलने की बात होती है कि पाकिस्तान भी उसको एनकैश कर रहा है, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी एनकैश होने की चल रही है, इलेक्शन में एनकैश की होने की कोशिश कर रही है। हमने रादर वो इनकैशमेंट को, एक्सपेरिमेंट को ख़त्म किया है और ये कोशिश की कि क्लियर कट आई है भाई, आके एक देश है, आप अपनी बात करिए, हम अपनी बात करेंगे, कश्मीर इशू को आप छोड़िए। और उसका पाकिस्तान ने देख लिया रिजल्ट क्या है, पूरी दुनिया के अंदर देख लिया। और आज खासतौर पे यूक्रेन और रशिया की वार होने के बाद ये बड़ा क्लियर हो चुका है कि किसी भी टेरिटरी को एनेक्स करना या छीन लेना ये कोई इजी काम नहीं रहा। ये विल पावर जरूर मेंटेन रखनी चाहिए कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन मेरा ये अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जो हमारी जो सीमाएं हैं अब वो डिफाइन हो चुकी हैं। एक इच्छा जरूर रहनी चाहिए कि अखंड भारत फिर से बनेगा और इच्छा पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी चाहिए। इजराइल अगर सेकंड रमेश जी, आज आप शौर्य दिवस मना रहे हैं, ठीक है, आज शौर्य दिवस के अवसर पर भी आपने 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो असल फैसला होगा तब होगा
जब पीओके गिलगित पाकिस्तान को बाल्टिस्तान को वापस लिया जाएगा। तो क्या ये 2024 की तैयारी नहीं है? नहीं, मेरा ये कहना है कि राजनीति पार्टी में राजनीति करेंगे। जी देखिए विनोद जी, राजनीति करेंगे तो ये तो संभव नहीं है कि राजनीति हम स्टेटमेंट नहीं देंगे। राजनीति करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम राजनीतिक भाषा नहीं प्रयोग करेंगे। राजनीति करेंगे तो हम सोच ही नहीं सकते कि हम पावर में नहीं आना चाहते। देखिए बड़ा सिंपल बात है, ये राजनीतिक तौर पर भी हमारी कमिटमेंट है, देश के प्रति भी कमिटमेंट है, और हमारा ये मानना है कि ये खाली उसकी एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं है। हमारी लाइन क्लियर है, गुप्तकार वालों की लाइन उनके मुताबिक वो लाइन क्लियर है। वो इंस्टिगेट कर रहे हैं, वो सेपरेटिज्म टेंडेंसीज को इंस्टिगेट कर रहे हैं, हम लोग उसको करप्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ये लड़ाई एक किस्म की लड़ाई चलने वाली है। मैंने कहा जिस समय से सृष्टि बनी है उस समय नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस की लड़ाई चलती आ रही है जी। और आज के युग में जिस समय हमने नेगेटिव फोर्सेस को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, आज बहुत सारे देश के अंदर बहुत सारी जगह पे ऐसे है कि बहुत सारे दंगे रोक के सख्ती से रोके, जहां थोड़ा भी हुआ तो उनको सख्ती से डील किया गया। मेरा ये मानना है कि मतलब आप मानते हैं कि 2024 के चुनाव का ये बिगुल है यहाँ से नहीं, यहाँ से वापस लेंगे 2004 विनोद जी, हमारा मानना है 2004। देखिए आप ना महंगाई की बात करते हैं, ना बेरोजगारी की बात करते हैं, ना गरीबी की बात करते हैं। आपके पास ये इमोशनल इश्यूज रहते हैं जिनको बुना करके आप सत्ता तक पहुंचते हैं। देखिए विनोद जी, देखिए महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, मेरा ये मानना है क्या है, आखिर देखिए हर व्यक्ति की चिंता करना। अगर एक कोरोना टाइम आया तो हर व्यक्ति को खाना मिले, किसी को भूखे ना सोना पड़ेगी, इसकी 80 करोड़ मैटर्स रखता है। कोरोना की आड़ में आप बेरोजगारी और महंगाई को जस्टिफाई करते हैं? नहीं, जितने भी बीजेपी के बड़े नेता दुनिया भर में सारी जो सारा को कोरोना ने जो कहर ढाया है, हिंदुस्तान उससे छूता नहीं है जी, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने आप को संभाला। आज आप वर्ल्ड इकॉनमी के अंदर देखोगे जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके अंदर अपना स्टेटस बढ़ाया है। मेरा ये मानना है कि उसके बाद भी मैं ये बिल्कुल हरगिज नहीं कहता कि हिंदुस्तान बिल्कुल 100% गरीबी मुक्त हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पर अब कोई गरीब नहीं बचा हुआ, कोई भूखा नहीं सोता। फिर भी रेशो उसकी इम्प्रूव की है और ये चिंता की है कि हर एक आदमी को उसका कम से कम बियर नेसेसिटी जो है, अब जैसे अभी मकानों का उद्घाटन किया गया, लोगों को हैंड ओवर की गई, कुंजिए भाई लीजिए, भाई कमरा अपना कम से रहने लायक सर छुपा के रखिए। देश भर के अंदर लैट्रिन बाथरूम बना के दिए गए। मेरा ये मानना है डेवलपिंग प्रोसेस में कई बार टाइम लगता है, लेकिन हमारी जो स्पीड है वो इतनी तेज है कि देश उसमें दुनिया देख रही है कि इकोनॉमिकली इंडिया मजबूत होकर उभरा है। डॉलर के मुकाबले में रुपया कहाँ जा रहा है? देखिए उसमें सीतारमण का बयान मैं ये कहूंगा कि ठीक है, उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया डॉलर ने, और नेचुरल है कि बाकी करेंसीज रेस्ट ऑफ द कंट्री वर्ल्ड करेंसीज का जो डिबेट थी उसके बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि डॉलर के मुकाबले करते हुए दुनिया की इकॉनमी को चेंज करने की ज़रूरत है। दुनिया की इकॉनमी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज का मोनोपोली नहीं है। दुनिया की डेवलपमेंट की करेंसीज की जो जैसे रशिया के साथ या कुछ कंट्री के साथ मैक्सिमम लोगों का प्रेफर करना शुरू हो गया है कि अपनी करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। मुझे लगता है ये जो वार इस समय जो चल रही है, उस वार के अंदर सबसे बड़ा रिजल्ट आने वाले में, आप भी यहाँ हैं विनोद जी, मैं भी यहाँ हूँ, भगवान हमें अपनी आंखों से देखने का मौका देगा। ये डॉलर की जो मोनोपोली है कि हर चीज़ का ट्रेड जो है डॉलर के थ्रू का, ये मोनोपोली 100% खत्म होने वाली है और अपनी करेंसी की पहचान अपने हिसाब से बढ़ने वाली है जी। और मुझे लगता है कि वो टाइम बड़ा दूर नहीं, जल्दी वो स्टेज आने वाली है। रमेश जी, इस बार क्या सोचा आपने? 2024 में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? महंगाई तो बेरोजगारी छोड़ दीजिए, वो तो आप करेंगे नहीं, उस पर ना चर्चा करेंगे, ना कोई मसौदा तैयार करेंगे। मुझे लगता है कि इस स्टेट में हम बैठे हैं तो विनोद जी, जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर विशेष तौर पे टेररिज्म को कंट्रोल करना एक मुद्दा रहेगा जी। यहाँ के हालात के अंदर नॉर्मलसी लाने का प्रयास जो है वो एक मुद्दा रहेगा। कितना हम ला पाए वो एक इशू रहेगा। यहाँ पर डेवलपमेंट के जो हमने प्रोजेक्ट लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर, मैं आप फिगर बार बार बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो
शायद इतने सालों में नहीं आ पाई, उससे ज्यादा हम लेके आए हैं, वो एक मुद्दा रहेगा जी। अब यहाँ पर विशेष तौर पे अभी ट्रांसपेरेंसी के लिए छोटी सी ये वाला मुद्दा आपने छोड़ दिया जो छोटी आज सी- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुरू किया। नहीं हम ऑन कर रहे हैं, हम कहाँ छोड़ रहे हैं उसको। जी जी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो छोटी भी गलती अगर पकड़ी तो एकदम उसके इंटरव्यू तक कैंसिल करके फिर से सिस्टम आपका था। हाँ रमेश जी, सिस्टम आपका था, सिस्टम में करप्ट लोग थे, इसको भी ऑन कीजिए ना। ऑन हम कौन सा कह रहे हैं कि हमने गलती की और बाद में ऐसे लोग नहीं निकले। हमारे अखबार में आता ना भूल सुधार, मैं भूल की उसके बाद भूल सुधार का। विनोद जी 100% कर रहा हूँ, हमारे सिस्टम में सारे लोग हमारे सोच के थे क्या, हमने लगाए थे क्या, सारे जो हमें मिला है विरासत में उसी को तो लेकर के चलना है। उसी विरासत को जहाँ पे ये इस तरह के लोग होंगे उन्हीं को सख्ती से उसी एंगल से डील किया जाएगा और उनको डील किया जा रहा है उस एंगल से। अभी भी देखिए 2014 में आपकी सरकार बनी थी या जो 2014 में आप जीत के आए थे, उसके बावजूद आते ही एक आदेश जीएडी ने जारी किया था कि दोनों ही मिनिस्टर्स को, एमओएस हो या कैबिनेट हो, 2 झंडे लगाने पड़ेंगे। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में था, फिर ऑर्डर निकालने की क्या जरूरत थी। आज डीवकॉम आदेश करते हैं सभी डीडीओज को कि आप रिजर्व कैटेगरी के जितने मुलाजिम हैं या पीएम पैकेज के जितने मुलाजिम हैं उनको सैलरी रिलीज कीजिए। वो नहीं करते हैं, मतलब आज भी वो ब्लैक शिप्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं मुझे लगता है कि विनोद जी, मैं ये इसलिए मैंने एक बात बड़ी स्पष्ट कही जी। मैंने कहा ऐसे ऑफिसर, ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग जिनके खिलाफ जो प्रॉपरली लाइन टोन नहीं कर रहे या गलत रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं जी, उनको सख्ती से इसलिए वोस्ट किया जा रहा है, सर्विसेज से बाहर निकाला का रास्ता दिखाया जा रहा है। ये नंबर और बढ़ने वाला है और बढ़ाया जाएगा और इसमें करप्शन फ्री गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है उसे पूरा किया जाएगा, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। रमेश जी, आप ऑन करते हैं कि आपने आने के बाद जो गलत लाइन टो करते थे उनकी मुलाजमों को निकाला। आप ये भी ऑन करते हैं कि यहाँ पर अपीजमेंट की पॉलिसी होती रही है। आपने एग्जाम्पल दिया कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के पास आप बैठे हुए थे तो वो साइन करते करते रो रहा था। सवाल ये उठता है कि जब अलगाववादियों के बच्चों को, सईद सलाहुद्दीन के बच्चे भी यहाँ पर नौकरी करते रहे, अलीशा गिलानी के पोते तक नौकरी करते रहे, बिट्टा कराटे की वाइफ नौकरी करती रही, जब ये लोग लगते थे तब भारतीय जनता पार्टी को या तो पता नहीं होता था या भारतीय जनता पार्टी भी सौदा कर लेती थी। आज आप सख्ती कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जो इस वक्त एलजी गवर्नमेंट है वो सख्ती कर रही है। विनोद जी, मैं ये ना तो ये कहूँगा कि पता नहीं होता था, ना ये कहूँगा सौदा कर लेती थी। मेरा विनोद जी ये मानना है कि कैपेसिटी जो है, जितनी कैपेसिटी थी पार्टी की, जितनी कार्यकर्ता की फुटिंग थी, उस फुटिंग कहाँ हमारे प्रजा परिषद के समय सारे के सारे फार्म ही रिजेक्ट हुए थे। कोई इलेक्शन लड़ने के लिए मतलब नहीं कि फार्म भरो, सब यूनानिवर्सली रिजेक्ट होते थे। वो स्टेज से निकल के एक एक कदम चल के ये सही पहुंची कि हमने 25 सीटें ली। अब हम बिल्कुल क्लेम कर रहे हैं और लेंगे भी। हमने कहा कि गवर्नमेंट हम फॉर्म करेंगे। हमने इतनी स्टेजेस क्रॉस की हैं, इसलिए ये स्टेज भी क्रॉस करके हम इस स्टेज पे ले आएंगे कि चीजें हमारे हाथ में रहेंगी और हम उसको ठीक करेंगे। जितनी कैपेसिटी थी उतना वो उस समय करते थे। अब कैपेसिटी बढ़ रही है और बढ़ेगी। जब हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल आएगा तो 100% उसी ढंग से फिर करेंगे। देखिए, बिना आज नरेंद्र मोदी अपने पॉलिसीज लागू कर पा रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी है उस तरह का। अगर मेजॉरिटी ना हो तो एनडीए के समय अटल जी के इतने अच्छे लीडर हुए, सबके सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों के ऊपर कम कर जाते थे। मजाक में लोग कहते थे कि लेडीज प्रेशर रहता है, कहीं ममता जी नाराज हो गई, कहीं दूसरी नाराज हो गई, कहीं जयललिता जी नाराज हो गई। मुझे लगता है कि अब वो प्रेशर नहीं है, इसलिए चीजें लागू होंगी और आने वाले टाइम के अंदर जम्मू कश्मीर में भी वो सिचुएशन आएगी कि हम वो चीज करके दिखाएंगे। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद।